नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम 3D Max के अंदर दो ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बिना 3D Max में मॉडल बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों 3D Max के अंदर हमने स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स की हेल्प से ऑब्जेक्ट बनाना तो सीख लिया, लेकिन अगर हम उसके अंदर साइजेस को मैनेज नहीं कर पाए और उनकी जो पोजीशन, रोटेशन और स्केल है इसको मैनेज नहीं कर पाए तो उन ऑब्जेक्ट से हम कोई मॉडल नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो आज वो दो कॉन्सेप्ट जिसमें फर्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड ऑप्शन साइज, इन दोनों ऑप्शन पर हम काम करने वाले हैं और बताएंगे कि कैसे इनको मैनेज करा जाता है और क्या क्या डिटेलिंग आती है इस ऑप्शन के अंदर। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा सॉफ्टवेयर है 3D Max 2014, लेकिन 3D Max के सभी एडिशंस के अंदर ये जो ऑप्शंस है आपको कॉमन ही मिलेंगे, तो इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर ही इस टॉपिक को चलाया है। बाकी इसके अलावा मुझे ध्यान है कि मैंने 3D Max 2014 और 17 के बीच में एक वोटिंग प्रोसीजर रखा हुआ अपने प्रीवियस चैनल के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो अगली आने वाली सभी वीडियोस हैं वो 2014 पे होगी या 17 पर। तो सॉफ्टवेयर के अंदर फर्स्ट हमारा टूल आता है सेलेक्ट एंड मूव, नेक्स्ट टूल आता है सिलेक्ट एंड रोटेट और थर्ड टूल आता है सिलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल। यानी कि तीनों के तीनों टूल आपके सिलेक्ट करने के लिए तो इस्तेमाल कर ही जाते हैं, बाकी इनकी खुद की भी एक एबिलिटी है। तो इसका प्रॉपरली इस्तेमाल कैसे करा जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इसमें जो तीन पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, जैसे फर्स्ट हमने मूव टूल यहाँ पे लिया हुआ है, इसकी भी एक शॉर्टकट कीज है, लेकिन शॉर्टकट कीज पर हम अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट इसके अंदर मूव टूल है जिसमें आपको 2 डायमेंशन में तो 2 एक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट है एक्स और दूसरा है वाई, लेकिन थर्ड डायमेंशन यानी कि प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर आपको एक्स वाई जेड 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है और आप इसको गेट कैसे कर पाओगे वो इस ऑप्शन के अंदर मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो एक्स वाई जेड 3 अमाउंट्स सेट करने के लिए मिल रही है। अब फॉर एग्जांपल बात करें हम एक्स की, तो एक्स होता है राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में मूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पर एक्स की अमाउंट 1 कर दूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो हल्का सा राइट साइड में हो जाएगा, और अगर मैं एक्स की अमाउंट -1 लेकर जाऊंगा तो हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। देन इसे 0 कर देते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही बारी आती है वाई की। 3 डायमेंशन के अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर जाना चाहते हैं यानी कि फॉरवर्ड करना चाहते हैं, वाई अमाउंट को माइनस के अंदर लेकर आएंगे। -5 अगर मैं कर दूंगा तो हमारा ऑब्जेक्ट आगे की साइड आ गया यानी कि फॉरवर्ड हो गया, और अगर मैं y की अमाउंट को प्लस में लेकर जाऊंगा तो ये पीछे की साइड चले जाएगा यानी कि बैकवर्ड। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर मूव करना हो या फिर नीचे लेकर जाना हो तो हम इसके अमाउंट प्लस और माइनस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं z की अमाउंट 10 कर देता हूं तो हमारा ऑब्जेक्ट अपने सरफेस से 10 पॉइंट ऊपर उठ जाएगा, और अगर मैं -10 कर देता हूं तो ये अपने सरफेस से, जैसे कि 2D प्लेन के अंदर आप देख पा रहे हो, ये 0 से यानी कि अपने सरफेस से नीचे चले जाएगा। तो ये सेटिंग्स होती है हमारी पोजीशन के अंदर। अब ऐसे अगर रोटेट के अंदर हम जाते हैं तो इसमें एक्स वाई जेड का क्या रोल होता है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो अमाउंट है वो 100 नहीं बल्कि 360 पे वर्क करती है रोटेशन हमेशा। अब फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अपने एक्स एक्सिस को 90 डिग्री लेफ्ट में या फिर राइट में रोटेट करना है तो हम एक्स अमाउंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फर्स्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ 45, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस में एक डायरेक्शन पे रोटेट हो जाएगा। देन ऐसे ही अगर -45 कर दूंगा तो दूसरी डायमेंशन में एक्स एक्सिस में रोटेट हो जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर वाई डायरेक्शंस भी दिखाई देती है। वापस से इसे मैं 0 कर देता हूं और y के अंदर अब हम चेक करते हैं कि y में कहां पर ये ऑब्जेक्ट मूव होने वाला है। y में अगर मैं -45 करूं तो ये एक लेफ्ट साइड में मूव हो गया। देन ऐसे ही अगर मैं 45 प्लस में करूंगा तो राइट साइड में मूव हो जाएगा। z एक्सिस के अंदर इसमें रोटेशन कैसे वर्क करेगी, पहले मैं y को वापस से 0 कर देता हूँ। z एक्सिस के अंदर देखते हैं 45 डिग्री यहाँ पे रोटेट कर दिया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो फ्लिप हो गया। देन ऐसे ही अगर मैं -45 करूंगा तो दूसरी डायरेक्शन में फ्लिप हो जाएगा। तो ये 3 टाइप की रोटेशंस इसके अंदर होती है। बाकी इसके अलावा एक
अनयूनिफॉर्म भी रोटेशन होती है जिसमें तीनों की अमाउंट एक साथ वर्क करती है। यहाँ पे जो बाहर की रिंग आपको दिखाई दे रही है, एक स्टैंडर्ड रिंग, इसके थ्रू आप तीनों डायरेक्शंस को एक साथ मैनेज कर पाओगे। ये आपके व्यू पर डिपेंड करता है। अगर आप 3D व्यू के अंदर इसमें रोटेशन दे रहे हो तो वो 3 डायमेंशन तीनों एंगल्स को इफेक्ट करेगा। तो ये तो रोटेशन का पार्ट था। इसको भी मैं वापस से नॉर्मल कर देता हूँ अपनी पोजीशन के अंदर और यहाँ पर रोटेशन के अंदर भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जिसका नाम है स्केल। तो इसके अंदर स्केलिंग दो टाइप की आती है, एक तो यूनिफॉर्म स्केल और एक अनयूनिफॉर्म स्केल। तो देखते हैं कि इसके बीच में डिफरेंसेस क्या है। फर्स्ट यूनिफॉर्म स्केल में यहाँ पर फर्स्ट हमारा यूनिफॉर्म स्केल सिलेक्टेड है और सेकंड है अनयूनिफॉर्म स्केल। यूनिफॉर्म स्केल और अनयूनिफॉर्म स्केल चाहे हम अलग अलग सिलेक्ट कर रहे हो, लेकिन इसका जो मूवमेंट करने का जो प्रोसीजर है वो एक जैसा ही होता है, बट इसको यूज करने का तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म स्केल के अंदर क्या है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट और उसका जो सरफेस है वो एक साथ ही स्केल होएगा, लार्ज हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो आपका स्केल ऑप्शन है इसे सेंटर से हम स्केल करते हैं। तो इसमें x, y, z तीनों की जो अमाउंट है वो एक साथ ही स्केल होती है। और अगर हम अनयूनिफॉर्म स्केल की बात करें तो इसमें तीन अलग अलग डायरेक्शंस में तीन अलग अलग वर्क होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की विड्थ बढ़ानी है बिना इसके पैरामीटर को चेंज करे, जो कि मॉडिफाई के अंदर पैरामीटर आते हैं, हम उसका इस्तेमाल ना करके डायरेक्टली स्केल के थ्रू उसकी विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे x अमाउंट को सिंपली हम ड्रैग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की विड्थ तो चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जो साइज रहेगा वो पहले वाले ऑब्जेक्ट का ही रहेगा। ऐसे ही अगर हम इसकी डेप्थ यानी कि मोटाई बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए y एक्सेस का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्जेक्ट की मोटाई बढ़ जाएगी, लेकिन प्रॉपर्टीज के अंदर पहले वाली अमाउंट ही रहेगी। ऐसे ही अगर हम इसकी हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन इसमें हाइट में डिफरेंस ये है कि हाइट नीचे से नहीं बढ़ेगी, सिर्फ ऊपर से ही बढ़ेगी, क्योंकि इसमें इस ऑब्जेक्ट का जो गिज्मो है यानी कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पर है ये भी डिपेंड करता है। अब लेफ्ट राइट के लिए क्या आता है कि ऑब्जेक्ट जो हमारा गिज्मो था वो सेंटर में था। फ्रंट बैक के लिए भी क्या था, हमारा गिज्मो सेंटर में था, लेकिन हाइट के लिए हमारा गिज्मो बॉटम में है। तो हाइट जब हम इंक्रीज करेंगे तो हमेशा ये टॉप पर ही इंक्रीज होएगी, बॉटम में नहीं जाएगी। तो यहाँ पे जब मैं Z का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि नीचे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर ये ऑब्जेक्ट जा रहा है या कम हो रहा है। बट स्केलिंग सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, इसके अंदर तीसरा स्केल ऑप्शन भी है जो दोनों की प्रॉपर्टीज को खत्म करते हुए एक तीसरा ही यूनिक इंटरफेस बनाता है और इसका नाम है स्क्वैश। अब स्क्वैश ऑप्शन को मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली ऑप्शन के थ्रू बताता हूँ कि इसमें जो आपके ऑब्जेक्ट का एरिया है यानी कि जितना एरिया वो कवर कर रहा है, एरिया मीन्स लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो प्रॉपर उसका पूरा एरिया क्रिएट होता है। अब इसमें क्या है कि आप ऑब्जेक्ट की लेंथ कम कर दोगे तो ये विड्थ और डेप्थ अपनी बढ़ा देगा, और ऐसे ही अगर आप इसकी लेंथ को इंक्रीज करोगे तो ये विड्थ और लेंथ को कम कर देगा। दिखाता हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी हाइट को कम कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि ये विड्थ और लेंथ पर इफेक्ट कर रहा है। अब ऐसे ही अगर मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज करता हूँ तो आप देखोगे कि लेंथ और हाइट पे इफेक्ट कर रहा है, और अगर मैं इसकी डेप्थ को इंक्रीज करता हूँ तो आप देखोगे कि हाइट और विड्थ में इफेक्ट हो रहा है। तो प्रॉपरली जो इसका पूरा का पूरा एरिया है वो एक ही अमाउंट में रहेगा, सिर्फ इसका जो डिजाइन है, जो इसका कॉन्सेप्ट है यानी कि लेंथ विड्थ और हाइट है ये चेंज होती रहेगी, लेकिन इसका एरिया जो है वो एक ही रहेगा। तो ये तो था हमारा मूव, रोटेट और स्केल का प्रोसीजर। अब हम चलते हैं साइजिंग के अंदर। ऑब्जेक्ट में जो हम साइज क्रिएट करते हैं वो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें कोई छोटा ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम mm के अंदर वर्क करते हैं। अगर हमें कोई लार्ज टेबल बनाना है या फर्नीचर वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट तैयार करना है तो उसमें हम फीट का इस्तेमाल भी कर लेते हैं या सेंटीमीटर का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। और अगर हमें कोई प्लॉट वगैरह या कोई आउटडोर एरिया बनाना है, कोई कार बनानी है, तो उसके अंदर हम मीटर वगैरह का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो ये सारी के सारी आपके डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूनिट चूज करते हो इन साइजेस को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे हम जाते हैं कस्टमाइज के अंदर। कस्टमाइज में आता है यूनिट
सेटअप। देन इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट आपको अमाउंट मिल रही है वो है ज्योमेट्रिकल यूनिट, जो हमारे 3D Max के अंदर बाय डिफॉल्ट होती है। इसके अलावा हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम मैट्रिक के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, यानी कि मीटर से रिलेटेड सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। देन इसके अलावा यूएस स्टैंडर्ड अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें फ्रैक्शनल और डेसिमल, इंचेस, फीट और इंचेस के कॉम्बिनेशन का भी पूरा एक सेट आपको मिल जाता है। देन इसके अलावा यहाँ पे कस्टम ऑप्शन भी है, जहां पर आप फीट को कितने में स्केल करना चाहते हो या एक फीट को आप कितने अमाउंट के बराबर दिखाना चाहते हो, वो आप कस्टमाइजेशन भी इसके अंदर कर सकते हो। बट फिलहाल तो अभी हम ज्योमेट्रिक के अंदर ही रहेंगे, जो कि इंटरनेशनल पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे हैं। तो यही ऑप्शन है जिसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर मॉडल के तौर पर दिखा सकते हो। एक ऑब्जेक्ट को अगर हम सही साइज के अंदर और सही पोजीशन पे रखें तो वही एक बॉक्स एक घर भी बन सकता है और एक करैक्टर भी बन सकता है। तो दोस्तों आज की जानकारी सिर्फ इतनी ही, नेक्स्ट टॉपिक भी इसी से रिलेटेड ही रहेगा। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाला अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।